सिरफिरे ने पहले ट्रेन के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन मौत से वो डर गया और फिर लड़की को जान से मारने के लिए लोकल ट्रेन के नीचे फेंकने की कोशिश करने लगा। डरावना वीडियो मुंबई के खार स्टेशन का है, जहां 19 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे सुमेध जाधव नाम के लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया। सिरफिरे के खूनी खेल वाले इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये सुमेध नाम का लड़का लड़की को खींचकर चलती ट्रेन के पास लेकर आ रहा है और फिर उसे चलती ट्रेन के नीचे धकेलने की कोशिश करता है। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के करीब लड़की गिर जाती है। तस्वीर में एक शख्स लड़के के चंगुल से लड़की को बचाने की कोशिश करता भी नजर आता है। आरोपी थोड़ी देर तक लड़की को ट्रेन के नीचे फेंककर मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहने पर वहां से भाग जाता है। बताया जा रहा है कि आरोपी को लड़की से एक तरफा प्यार था, लेकिन लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी सुमेध ने पहले तो चलती ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर लड़की को ही चलती ट्रेन के नीचे धकेलने की कोशिश करने लगा। वो उनको उनके मिलने के लिए आया था स्टेशन पे, तो उनके बात करते कुछ बातचाबाची हो गई, तो उसमें गुस्सा आकर उसने खुद की सुसाइड करने के लिए चारों लोग के सामने जंप करने का कोशिश की, लेकिन उसने किया नहीं। फिर उसने वो पीड़ित लड़की को खींच के लोकल के नीचे ढकल कर मारने के लिए ढकल रहा था। उसी टाइम उसकी माँ चिल्लाई तो वहाँ से भाग गए। गनीमत ये रही कि लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई। इलाज के बाद लड़की को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं रेलवे पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पहले राम भक्त रिंकू की घर में घुसकर हत्या की गई, तो अब लव जिहाद की साजिश में नीतू को मार डाला गया। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इन 2 हत्याकांड के सामने आने के बाद हिंदू संगठन आक्रोश में है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या के बाद आया ये वीडियो एक बार फिर चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि कैसे राम भक्त रिंकू को उग्र भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। 10 फरवरी को हुए इस हत्याकांड में कुछ और हत्यारों की पहचान हुई है। पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दीन मोहम्मद, तिरशान, फयाज और फैजान शामिल हैं। इस वीडियो में ये चारों आरोपी रिंकू शर्मा को पूरी तरह मारते पीटते दिख रहे हैं। रिंकू हत्याकांड के 10 दिन बाद दिल्ली के बेगमपुर में लव जिहाद की साजिश में हुई हत्या से हड़कंप मच गया है। तो ये शादी के लिए बोल रहा था लड़का, और लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया था। रीजन ये था, और ये जो वारदात हुई है, ऐसी वारदात पहले भी यहाँ पे हो चुकी है। लड़की की तरफ से तो ना ही होगी, तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। यानी लव जिहाद है पूरा। यस। 17 साल की नाबालिग लड़की नीतू की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो शादी करने से मना कर रही थी। इसी बात से नाराज होकर लाइन खान नाम के आरोपी ने हथौड़ा मारकर उसका कत्ल कर दिया। नीतू का हत्यारा लाइक खान अभी भी फरार है और इस समय मर्डर स्पॉट पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने किलेबंदी कर दी है। परिवार से कोई मीडिया या हिंदू संगठन का कार्यकर्ता जाकर ना मिल सके, उस परिवार को मदद की जो इस वक्त आस है उनसे कोई मिलने ना जा सके, उसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। अर्धसैनिक बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। हत्या का आरोपी लाइन खान फरार है और पुलिस की 5 टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। पुणे में नाइट कर्फ्यू, अमरावती में लॉकडाउन, मुंबई में इमारतें सील। मुंबई में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीएमसी अलर्ट हो गई है और अब कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। इस वक्त मैं मुंबई के चर्चगेट इलाके में हूं और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दरअसल ये मोती महल इस बिल्डिंग का नाम है। इस बिल्डिंग में कोरोना मरीज पाए जाने के बाद इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। न सिर्फ एक मोती महल बल्कि मुंबई में 1300 से ज़्यादा बिल्डिंगें हैं जिन पर बीएमसी ने कार्रवाई किया है, उन्हें सील कर दिया है। दरअसल जो नए गाइडलाइंस आए हैं उनके मुताबिक किसी भी इमारत में यदि 5 या 5 से ज़्यादा कोई कोरोना मरीज पाया जाता है तो उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा और इसी के तहत ये कार्रवाई बीएमसी कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना फिर बेकाबू होने लगा है और इसकी वजह है कोरोना को लेकर बरती जा रही लापरवाही। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर आ रही है। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से लेकर
बीएमसी तक अपील कर रही कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातें यहाँ पर बेमानी साबित हो रही हैं। हालांकि लोग मास्क ज़रूर पहन रहे हैं, क्योंकि यदि मास्क पहनेंगे नहीं तो उन्हें बेस्ट की बस में एंट्री तक नहीं मिलेगी, और यही वजह है कि लोग मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। खुलना भी चाहिए ना, वो खुलेगा तो ही अच्छा लगेगा ना, खुलना चाहिए सर। वो मामले बढ़ रहे तो, लेकिन हम मेंटेन करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। इतना टाइम घर में बैठा बराबर है तो और कितना टाइम घर पे बैठेगा, ये भी बात है ना। मुंबई से सटे ठाणे में कोरोना संक्रमण के चलते होटल सील कर दिया गया। होटल के 21 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट्स और पब में छापेमारी कर मास्क चेकिंग की जा रही है। पुणे में स्कूल कॉलेज 28 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं, तो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन में महाराष्ट्र में 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसे में राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की है और जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन लगाने की बात भी कही। इसके अलावा सोमवार से सभी मोर्चे, धार्मिक कार्यक्रम, सियासी कार्यक्रम और भीड़भाड़ वाले आंदोलन पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। पिछले 24 घंटे में केरल में 4,650, कर्नाटक में 490, तमिलनाडु में 438 और पंजाब में 352 कोरोना केस सामने आए हैं। चिंता इसलिए है क्योंकि एक बार फिर रिकवरी रेट के मुकाबले संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सुरक्षा के कड़े पहरे के बीच छापेमारी की ये कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर में, जहां से यूपी एसटीएफ की टीम ने कुछ पैम्फलेट, सीडी और बैनर जब्त किए हैं। यूपी एसटीएफ ने यहाँ से ये मटेरियल जब्त किया है। ये प्रिंट मटेरियल है। इनका कहना है कि ये हमारे कुछ इवेंट्स हुए थे और जिसके ये पोस्टर्स थे, बैनर्स थे और कुछ और पर्चे थे जिन्हें यूपी एसटीएफ ने जब्त किया है। यहाँ एसटीएफ रविवार दोपहर करीब 12 बजे शाहीन बाग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंची, जहां यूपी एसटीएफ के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद थे, तो वहीं आईटीबीपी के जवानों का भी कड़ा पहरा था। करीब 45 मिनट की सर्चिंग के बाद एसटीएफ की टीम यहां से चली गई। अगर आपके पास सर्च वारंट है तो वो हमें दे दीजिए। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को सर्च करवा दीजिए अंदर आने से पहले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई गलत काम कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। फिर भी उनको अंदर आने दिया गया। यूपी पुलिस ने ये कार्रवाई हाथरस दंगों की फंडिंग और सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़काने के आरोपी रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद की है। यूपी एसटीएफ पीएफआई के स्टूडेंट विंग के रऊफ शरीफ को केरल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। रऊफ शरीफ के खिलाफ हाथरस में दंगा भड़काने के लिए फंडिंग का और उत्तर प्रदेश में सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा की साजिश का आरोप है। 5 अक्टूबर 2020 को यूपी पुलिस ने मथुरा में पीएफआई और सीएफआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ था कि हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश थी और उसके लिए पीएफआई ने फंडिंग की थी। गिरफ्तार किए गए पीएफआई मेंबर्स के पास से हाथरस गैंगरेप मामले से जुड़ा भड़काऊ साहित्य मिला था। यूपी एसटीएफ ने रऊफ शरीफ से हाथरस में दंगे वाली साजिश और फंडिंग को लेकर पूछताछ की है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में पीएफआई और सीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। আমার এলাকায় আমাদের তৃণমূলী লোক ছাড়া বুথি ভোট দিতে যেতে পারবে না। কি ধরনের বুথে আধা সামরিক বাহিনী থাকবে আর আমাদের ছেলেরা মাঠে ঘুরবে, মাঠে তারা খেলবে। सुना आपने, टीएमसी नेता खुलेआम धमकी दे रहे हैं, वोट टीएमसी को वरना घर बैठिए। ऐसे ही बयानों की वजह से चुनाव में गड़बड़ी के मुद्दे को बीजेपी डंके की चोट पर उठा रही है। बंगाल में सीआरपीएफ की 125 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। अर्धसैनिक बलों की 12 कंपनियां शनिवार को ही बंगाल पहुंच चुकी हैं और कई जिलों में फ्लैग मार्च भी शुरू हो गया है। लेकिन टीएमसी नेता दावा कर रहे हैं कि सीआरपीएफ की तैनाती भी कुछ नहीं कर पाएगी। আমাদের ছেলেরা আধা সামরিক বাহিনী বুথি থাকবে, এর আগেও তো আধা সামরিক বাহিনী বুথি গার্ড করেছে, কিন্তু যারা ভোটটা আমাদের দেবে তারা বুথি যাবে, যারা ভোট দেবে না পাও বাড়ি বসে শুয়ে পড়ে থাকো, কি করবে? সেখানে কি বুথিকে লাভ আছে? दक्षिण 24 परगना के भंगाड़ में टीएमसी नेता मुदस्सर हुसैन के इस बयान पर घमासान मचना तय है। इस बीच ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई पहुंची। कोयला तस्करी से जुड़े केस में सीबीआई ने अभिषेक की पत्नी को समन जारी किया। सीबीआई ने समन भेजकर अभिषेक की पत्नी रुचिरा नरूला और उनकी साली को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।
समन में लिखा है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर सीबीआई दफ्तर आना होगा। उसका कुछ संपर्क है, इसलिए सीबीआई ने नोटिस भेजा है। कल और किसी को नोटिस भेजेगा। इसमें कुछ राजनीति नहीं है। सीबीआई का काम कर रहे हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं, जो काउ स्मगलिंग, जो कोल का जो है दुर्नीति, सब जगह में अभी सब इंक्वायरी हो रहा है। सीबीआई के समन के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि इन तरीकों से हमें झुका नहीं सकते, हम कभी भी झुकने वालों में से नहीं। इस पूरे मामले को लेकर अब दोबारा पश्चिम बंगाल के सियासी पारा चढ़ने लगा है, खासकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि सियासी फायदा मिले बीजेपी को आने वाले चुनाव में। कोयला तस्करी से जुड़े इस मामले में जांच बीते साल नवंबर से चल रही है। 19 फरवरी को भी सीबीआई अवैध कोयला खनन और तस्करी मामले में बंगाल की 13 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। जनता के बीच जब सरकार की उपलब्धियां बता, कुछ इस अंदाज में पीएम ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक में कृषि कानून और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। करीब 50 मिनट तक पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित किया और आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति का खाका खींचा। आज उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, ये केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए प्राथमिकता देश के लिए बड़ा कार्य करना है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, लेकिन अब सबसे बड़ी परीक्षा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हैं। इसी साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बैठक में जो अहम बातें निकल कर सामने आ रही है, जो राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं, उसमें किसानों को लेकर है कि जिस तरह से कृषि कानून है, उस कानून को जनता के बीच में जानना है और समझाना है कि जो कानून पास किए गए हैं सरकार की तरफ से, वो किसानों के हित में है। दूसरी तरफ आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर भी चर्चा की गई। केरल के अंदर सीपीएम की सरकार हो या इससे पहले कांग्रेस की सरकार, इन लोगों ने केरल के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। लेफ्ट के गढ़ में योगी आदित्यनाथ की इस दहाड़ के साथ ही केरल में विजय पताका फहराने के बीजेपी के अभियान का आगाज हो गया। केरल के मुस्लिम बहुल कासरगोड में यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने नारियल फोड़कर विजय यात्रा को रवाना किया। तो वहीं जनसभा में लेफ्ट सरकार को निशाने पर लिया और सीएम पिनराई विजयन की सरकार से सवाल किया कि लव जिहाद पर केरल सरकार खामोश क्यों है। यहाँ की सरकार लव जिहाद के नाम पर प्रारंभ की जा रही यहाँ की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कानून नहीं बना पाई। केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस विजय यात्रा की तैयारियों में बीजेपी काफी समय से जुटी हुई थी और अब बीजेपी ने देश में वामपंथी शासन वाले आखिरी राज्य केरल में अपनी विजय पताका फहराने के लिए सीएम योगी को मैदान में उतार दिया है। उत्तराखंड में कितने वाटर बम, इसी की तलाश करने चमोली के मोरेंडा में ऋषि गंगा के पास बनी अस्थायी झील के पास पहुंची आईटीबीपी, डीआरडीओ और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं 7 फरवरी उत्तराखंड त्रासदी से जो ये झील बनी हुई है, अभी हम उसके नजदीक हैं। चमोली में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने के बाद यह अस्थायी झील बनी थी। तब न्यूज नेशन ने यहाँ से आ रही खतरे की आहट की तस्वीरें सबसे पहले दिखाई थी। आशीष, ये हमें आप बताओ कि ये जो झील हम इतनी देख पा रहे हैं, ये और आगे कितनी तक हो सकती है? एक बहुत आगे तक होगी, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी झील हो सकती है ये। 1 किलोमीटर लंबी? क्या इसमें मोड़ है आगे? आगे से मोड़ है और ये लंबी झील हो सकती है काफी। ग्राउंड जीरो से तबाही की आशंका वाली तस्वीरें न्यूज नेशन पर दिखाए जाने के बाद आईटीबीपी, डीआरडीओ और जीएसआई की टीम हरकत में आई और फिर शुरू हो गया वाटर बम की शक्ल ले रही झील के सर्वे का काम। रोक दिया और इसके मुहाने में
काफ़ी मलबा जमा हो चुका है, लेकिन अभी इस मलबे के बीच में से पानी निकल रहा देख रहे हैं और हमारा जो कि एक अच्छी बात है, पर एक आशंका थी कि कहीं ये जो मलबा जमा हुआ है कहीं और ज़्यादा कभी एक साथ ही टूटे तो बड़ा एक आपका दोबारा पुनः आ सकती है। तो हम लोगों की बात थी कि हम यहाँ पर जो है वो झील की स्थिति क्या है, क्या कोई आवश्यकता है इस पानी को और दाने बाई से निकालने, और अगर निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा। साथ ही हमें इस संभावना को भी देखना है कि क्या झील के मुहाने पर कोई टेम्पररी हेल्पमेट बन सकता है क्या, ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ लैंड होकर के जो आगे आवश्यक कार्रवाई उस पर कर सकते हैं। फिलहाल इंडियन नेवी, एयरफोर्स और एक्सपर्ट्स की टीम के डाइवर्स झील की गहराई माप चुके हैं। आशंका है कि इस झील में 4 करोड़ 80 लाख लीटर पानी भरा हो सकता है। झील में हो रही हलचल का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम ने सेंसर डिवाइस लगाई है। फिलहाल एक्सपर्ट्स की टीम ये रिसर्च कर रही है कि झील के पानी के बहाव का रास्ता कैसे बनाया जाए ताकि किसी तरह का खतरा न हो। वहीं रिसर्च इस पर भी हो रही है कि अगर भविष्य में ये झील टूटती है तो डैम को कितना नुकसान होगा। ये तीनों कानून एक तरह से किसानों के लिए डेथ वारंट है। किसानों की जो किसानी है वो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। किसानों के बहाने केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। खुद को किसानों का हितैषी दिखाकर केजरीवाल यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। इस मिशन के तहत केजरीवाल ने किसान नेताओं को मिलने बुलाया। दिल्ली विधानसभा में किसानों के साथ बैठक की। मीटिंग में स्पीकर रामनिवास गोयल और आप नेता संजय सिंह भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में तीनों कृषि कानूनों की खामियों पर चर्चा हुई। देखिए, बहुत साफ तौर पे सबका एक ही कहना था कि ये तीनों काला कानून वापस होना ही चाहिए। इससे कम पर किसान मानने को तैयार नहीं है और ये किसानों के डेथ वारंट पे साइन है। कृषि कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार मुखर रही है। जिस दिन से किसान दिल्ली पहुंचे हैं, उसी दिन से दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी किसानों को सुविधाएं मुहैया करवा रही है। खुद केजरीवाल किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास रख चुके हैं कि जो भी व्यक्ति किसान की लड़ाई लड़ेगा, हमारा संपूर्ण समर्थन उसको होगा। केजरीवाल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी कानून, तीनों काले कानून बनाए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, सरकार उन्हें वापस लेगी। अब 28 फरवरी को मेरठ में किसानों की महापंचायत होने जा रही है और महापंचायत में अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। मैं आपकी समस्याओं को समझने के लिए यहाँ हूँ, आपके दुख को समझने के लिए यहाँ हूँ। निषाद समुदाय की महिलाओं का जमावड़ा और उनके बीच बैठकर बड़े ध्यान से उनकी समस्याएं सुनती कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। हमारे पास न कोई खेत न बारी है। सबसे घिनौनी बात यह है, हमारे माँ बहन को पुलिस वालों ने पीटा। कितने शर्मनाक की बात है। यहाँ बसवार गांव में उन नाविक परिवारों की महिलाओं से मिली जिन्होंने पुलिस पर 4 फरवरी को लाठीचार्ज का आरोप लगाया था। इन लोगों से मिलने के बाद प्रियंका ने सरकार को निशाने पर लिया। जो कानून गंगा नदी पे लागू हो रहा है और नदियों पे लागू है, जमुना पे लागू है, वो कानून आपकी भलाई के लिए नहीं है, नदी की भलाई के लिए नहीं है। वो कानून इसलिए लागू किए जा रहे हैं ताकि उनसे उद्योगपतियों की भलाई हो। यूपी में सियासी जमीन मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी पिछले 10 दिन में दूसरी बार प्रयागराज पहुंची और कांग्रेस की सियासी नया को पार कराने के लिए निषाद समुदाय को खिवैया बनाने की कोशिश करती नजर आई।